पार्ट 9 गांव की यात्रा। जब भी फिल्मों में गांव के मनोहारी दृश्यों को देखते, तब सुंदर लहलहाते सरसों के खेतों को देखकर हमारे मन में भी गांव देखने की इच्छा होती। इस बार हमने ठान ही लिया कि दफ्तर से 3-4 दिन की छुट्टी लेकर धर्म पत्नी सहित ग्राम दर्शन कर ही आए। इस क्षणभंगुर संसार में न जाने कब यमलोक गमन का न्योता आ जाए और मन से इस इच्छा को लिए लिए ही इहलोक से विदा होना पड़े। अगले ही दिन हमने ताऊजी को पत्र लिखकर अपने आने की सूचना दे डाली और साथ ही ये भी पूछ लिया कि वहां कैसे आया जाए। उन्होंने भी तुरंत पत्र का उत्तर दे दिया। पत्र में लिखा था कि दिल्ली से सरकपुर की बस पकड़कर केवल बस अड्डे तक पहुंच जाओ, आगे की सिरदर्दी हमारी है। हमने अति प्रसन्न मन से यह सूचना अपनी पत्नी को दी और दफ्तर से हफ्ते की छुट्टी ले ली। एक अटैची में कपड़े भरे और चल पड़े गांव की ओर। दिल्ली बस अड्डे से सरकपुर जाने वाली बस में सवार हुए। बस के भीतर और बाहर दोनों की हालत खस्ता थी। जैसे तैसे एक सीट मिल ही गई। नियत समय पर बस अपने गंतव्य की ओर चल पड़ी। धूल उड़ाती घरघराती हमारे शरीर के अस्थि पंजर को हिलाती हुई बस ने आखिर हमें सरकपुर के बस अड्डे पर ला पटका। हमारे वस्त्र और पत्नी का धूल रूपी पाउडर से सजा चेहरा, दोनों अब ये जता रहे थे कि हमने इस मिट्टी में ही जन्म लिया है और इस मिट्टी में ही मिल जाना है। हम बस से उतरे तो देखा ताऊ जी बड़ी बेसब्री से हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। बड़े प्यार से उन्होंने हमें अपने गले लगाया और बोले, आओ बेटा, कैसी रही तुम्हारी यात्रा? कोई कष्ट तो नहीं हुआ? हमने पत्नी को ताऊ जी के पैर छूने का संकेत देते हुए कहा, कुछ खास नहीं ताऊ जी, घर पर सब कैसे हैं? उन्होंने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, सब मजे में है। घर पर तुम्हारी बाट देख रहे हैं। चलो अब जल्दी से सामान टेम्पो पर लाद दो। अगर यह टेम्पो निकल गया तो तांगे से घर पहुंचने में रात हो जाएगी। हमने तुरंत सामान टेम्पो पर लादा और उस पर सवार हो गए। टेम्पो घरघराता हुआ मंद गति से चल पड़ा। उसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो अपनी गति में वह बैलगाड़ी को भी लजा देगा। हमें समझते देर न लगी कि जब टेम्पो का यह हाल है, तब इसके छूट जाने पर हमारा क्या हाल होता। खैर, टेम्पो की गति भूलकर हम प्रकृति के दृश्यों की ओर अपना ध्यान लगाने की असफल चेष्टा करने लगे। गर्मी और प्यास से हम बेहाल थे। टेम्पो के चलने से रास्ते में उड़ती हुई धूल यह सिद्ध कर रही थी कि केवल गोधूली में पशुओं के घर लौटने पर ही धूल नहीं उड़ती, बल्कि टेम्पो के चलने पर भी यह दृश्य उपस्थित हो सकता है। हम आंखें फाड़ फाड़ कर बाहर देख रहे थे, परंतु न तो फिल्मों की तरह सरसों के लहलहाते खेत दिखाई दे रहे थे और न ही पनघट पर जल भरती सुंदर बालाएं नजर आ रही थी। हिचकोले खाती हुई पत्नी की व्यंग भरी दृष्टि हमसे प्रश्न करती हुई प्रतीत हो रही थी, मानो पूछ रही हो, क्या यही है तुम्हारा सुंदर सजीला गांव? हमने हिम्मत करके धड़कते दिल से ताऊ जी से पूछा, ताऊ जी, अभी घर क्या बहुत दूर है? नहीं बेटा, केवल आधे घंटे का रास्ता बाकी है। उसके आगे तांगा लेंगे, वहां से घर अधिक दूर नहीं है। हम दिल थाम कर आधे घंटे के बीतने की प्रतीक्षा करने लगे। अंततः टेम्पो ने भी हमें निश्चित स्थल पर ला पटका। वहां कई तांगे वाले खड़े थे। उनमें से एक को पुकारते हुए ताऊ जी बोले, चलो भाई चंदू, मेहमान आ गए हैं, जल्दी से तांगा चलाओ वरना घर पहुंचने में रात हो जाएगी। हमने सामान तांगे पर लादा और पत्नी सहित उस पर सवार हो। प्यास के मारे पत्नी का और मेरा गला सूख रहा था और मन किसी अनजान आशंका से घबरा रहा था। जब हम घर पहुंचे तब शाम गहरा रही थी। चारों ओर सन्नाटा सा छाया हुआ था। आसपास के गिने चुने घरों में दीपक और लालटेन का धुंधला प्रकाश जैसे वातावरण को और रहस्यमय बना रहा था। घर में घुसे तो देखा कि ताई जी घर के अन्य सदस्यों और 2-4 पड़ोसियों के साथ हमारी प्रतीक्षा कर रही हैं। सभी ने बड़े प्रेम से हमारा स्वागत किया। हालचाल पूछने के बाद पड़ोसी विदा हो गए। थकान और भूख प्यास से बदहाल हमारे चेहरे पर 12 बज रहे थे। ताई जी देखते ही समझ गईं और बोली, बेटा, लंबे सफर से थक गए होंगे, मुंह हाथ धोकर नाश्ता पानी कर लो, फिर बातें करेंगे। ताऊ जी बोल पड़े, अरे हाँ, नित्य कर्म से निपटना है तो वह भी कर लो। यहां से बाहर ही जाना पड़ता है, रात होने पर हम बाहर नहीं जाते। हमने व्यंग से कहा, क्यों ताऊ जी,
क्या रात में बाहर भूत प्रेत नाचते हैं? इस पर उन्होंने गंभीरता से जवाब दिया, नहीं, यहाँ रात में डाकू आते हैं। डाकू शब्द सुनते ही पत्नी के मुख से ऐसी चीख फूटी कि जिसे सुनकर हम क्या, घर के बाकी सदस्य भी दहल गए। पत्नी के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। उनकी ये दशा देखकर ताऊ जी ने ढांढस बंधाया और बोले, घबराओ मत बेटी, घर में 2-2 बंदूकें हैं, बर्छी और भाले भी हैं। आतंकित सी पत्नी कभी हमें और कभी ताऊ जी को देख रही थी। दशा तो हमारी भी कुछ वैसी ही थी, परंतु सबके सामने हम साहस की मूर्ति बने खड़े हुए थे। हमारी आंखों के सामने शोले फिल्म के जय वीरू और बसंती वाले दृश्य घूम गए। ठाकुर और गब्बर सिंह सभी याद आ गए। एकांत पाते ही पत्नी ने ऐलान कर दिया कि हम कल ही घर रवाना हो जाएंगे। मैंने उन्हें समझाया कि हफ्ते भर की छुट्टी लेकर आए हैं, 2-3 दिन तो ठहर जाओ, परंतु उन्होंने तो अंगद की भांति अपना पांव धरती पर जमा दिया तो जमा दिया। आखिर हमने उनकी हट के आगे हार स्वीकार कर ली। हाथ मुंह धोकर सभी खाने के लिए बैठे। ताई जी ने भोजन परोस दिया। भोजन स्वादिष्ट था, परंतु हमारी भूख तो डाकू ले उड़े थे। इस डर से कि अधिक खाने पर कहीं रात में बाहर न जाना पड़े, पत्नी और हमने बहुत कम खाया। थोड़ी देर तक सभी बैठकर बातें करते रहे। इधर उधर की गप्पे चल रही थी, परंतु पत्नी को तो जैसे सांप सूंघ गया था। वे केवल हाँ हूं में जवाब दे रही थी। धीरे धीरे सब सोने की व्यवस्था करने लगे। अभी केवल 8 बजे थे, परंतु ऐसा लग रहा था मानो आधी रात बीत गई हो। नींद आंखों से कोसों दूर थी। चारपाई पर पड़े पड़े हम करवटें बदल रहे थे। थोड़ी देर बाद क्या देखते हैं कि पत्नी उठकर बैठ गई है। हमने दबी आवाज में पूछा, क्या बात है? वे बोली, पेट में कुछ दर्द सा हो रहा है। हमने मजाक में पूछा, कहीं ये डर का दर्द तो नहीं है? तो बोली, नहीं जी, कुछ ऐंठन सी मालूम होती है। हमारी बातें सुनकर ताई जी उठ गईं और पत्नी की पीड़ा को कम करने के लिए उन्होंने सभी घरेलू नुस्खे आजमा डाले। हींग चूरन सब देकर देख लिया, पर दर्द महाराज तो टस से मस होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। थोड़ी देर बाद पत्नी फिर से बोली, सुनो जी, बाहर जाना ही पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं चलेगा, दर्द तभी समाप्त होगा। जिस आशंका से भोजन कम खाया था वह सत्य सिद्ध हो गई। रात में बाहर जाने की बात सुनकर ताऊ जी चिंतित हो गए। फिर कुछ सोचकर उन्होंने अपनी बुलंद आवाज में आस पड़ोस के 3-4 लोगों को पुकारा। तुरंत 6-7 हट्टे कट्टे लोग बंदूक, बर्छी और लठ लेकर हाजिर हो गए। पत्नी के साथ ताई जी भी चल पड़ी। बड़ा ही विचित्र सा दृश्य उपस्थित हो गया। लगता था जैसे किसी राज्य की महारानी अपने लाव लश्कर के साथ सैर पर निकली हो। पत्नी और ताई जी के पीछे 2 बंदूकधारी, 3 बर्छीधारी और 2 लठधारी चल रहे थे। पत्नी की अवस्था देखते ही बनती थी। बेचारी मन ही मन पछता रही थी कि उन्होंने बाहर जाने की बात क्यों की, पर अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। किसी तरह नित्य कर्म से फारिग होकर वे शर्मिंदा सी वापस लौटी। रात आंखों ही आंखों में कट गई। पत्ता भी खड़कता तो दिल कांप उठता कि कहीं डाकू तो नहीं। सुबह होते ही पत्नी सामान बांधकर तैयार हो गई। ताऊ जी और ताई जी ने रुकने के लिए बहुत कहा, परंतु उनसे यह कहकर क्षमा मांग ली कि इस बार दफ्तर से केवल 2 दिन की छुट्टी ही मिल सकी। अगली बार हफ्ते की छुट्टी लेकर आएंगे। जिस राजसी सवारी में बैठकर गांव आए थे उस पर ही बैठकर घर को विदा हो चले। कहाँ हफ्ते भर रुककर प्राकृतिक सौंदर्य का रसपान करने की इच्छा लेकर आए थे, और कहाँ एक दिन भी वहां न टिक सके। आज यह हाल है कि यदि भूल से कोई पत्नी के सामने गांव का नाम भी ले ले तो उनके उदर में पीड़ा होने लगती